हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। सो गाइस, अगर आप कोई भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम जैसे आरबीआई, सेबी, नबार्ड, पीएफआरडीए या कोई भी बैंकिंग एग्जाम जैसे एसबीआई, आईबीपीएस या आरआरबी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। गाइस, ये है हमारी फाउंडेशन सीरीज़ जो ऑलमोस्ट सभी बैंकिंग और रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स को टारगेट करती हैं, और इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 15। तो गाइज, इसको हमने फाउंडेशन सीरीज क्यों नाम दिया है? इसमें हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ज़ीरो से हम आपको हर चीज़ सिखा रहे हैं, और हर कंपोनेंट को आपको बहुत डिटेल में जाके कवर किया जाएगा। बट गाइज, एक चीज़ जो यहाँ पे मिसिंग मिलेगी वो है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल टेस्ट, और उसके बाद सेक्शनल टेस्ट, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे फाइनल फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो ये सब आपको कहाँ मिल सकता है? अलॉन्ग विद ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल एज लाइव क्लासेस। तो गाइज, आप हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। आई जस्ट टेक 20 सेकेंड्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वैसे, बट एक सिंपल तरीका है गाइज, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। आपने बस क्या करना है, अपने गूगल पे जाइए और ब्राउज़र पे जाके अपने बस टाइप करिए edutap.in, EDUTAP, edutap.in। जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको दिखेंगे हमारे सारे कोर्सेज। इस पे बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए, और ये रहे आपके जो भी अवेलेबल कोर्सेज हैं। पहले तो गाइज, ये 2 दिन का डेमो कोर्स है हमारा बैंकिंग एग्जाम महापैक का। इसमें आप 2 दिन के लिए, 48 आवर्स के लिए हमारे पूरे एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स को आप देख सकते हैं। जितनी मर्जी चाहे वीडियोस देख सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी। ये है हमारा कॉम्बो कोर्स, जिससे आप आरबीआई और बैंकिंग दोनों को टारगेट कर सकते हैं। सर, इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें आपको क्यूआरई के बियॉन्ड भी आपको फाइनेंस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, वो सब वो आपको कंपोनेंट मिलता है। इसीलिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। इस पे अभी हम 75% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज़ वीकेंड। और ये है हमारा सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, जो आपको एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी के लिए प्रिपेयर करेगा, जिसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश के कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो इनमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सॉल्व पीवाईक्यूज मिलेंगे, समरी शीट्स, करंट अफेयर्स के मैगजीन्स, फिर सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, करंट अफेयर्स के फुल लेंथ टेस्ट, वो सब आपको यहाँ मिलेगा। और इस पर अभी हम 70% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, एंड द कूपन कोड इज कैपिटल बैंक 70। तो कम जॉइन अस, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एडजेक्टिव्स का पार्ट 2। गाइज, पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। बेसिकली वर्ड्स दैट ऐड क्वालिटी इनटू नाउन्स और प्रोनाउंस, कि वो वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन में क्वालिटी ऐड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स। मतलब वो वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अब क्वालिफाई करने के मैंने आपको 9 तरीके बताए थे: क्वांटिटी, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस, और सास कॉम्प बेसिकली जो हमने सीखा था। तो ये देर आर 9 ways ऑफ एडिंग क्वालिटी इनटू अ नाउन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो बेसिक सारा कॉन्सेप्ट हमने पिछली बार सीख लिया था। 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की। फर्स्ट डिग्री पॉजिटिव डिग्री, जो एक की क्वालिटी बढ़ाती है। सेकंड डिग्री कंपैरेटिव, जो दो में कंपैरिजन दिखाती है। और दो से ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया था। अब हम आज स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स, और इसमें एक लेक्चर और लेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर, जिसको हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं। वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये कंप्लीट लेक्चर आपका इसी कंपोनेंट से जुड़ के बनता है। तो चलिए गाइज, विदाउट एनी फर्दर रिड्यू स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है गाइज? एडजेक्टिव्स। अगर आपको समझ आ गए थे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बढ़ाते हैं। जैसे स्मार्ट, ठीक है, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, ग्रेट। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट। रोहित इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन, हार्ड वर्किंग। माई ग्रैंड फादर वॉज अ ब्रेव सोल्जर, ब्रेव। तो कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बढ़ाता है, वो क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव्स। अब पहला कॉन्सेप्ट है गाइज इसका समझना। पहला एक्सेप्शन क्या कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री सिर्फ दो एंटिटीज को कंपेयर करने के लिए यूज की जा सकती है। अब ये चीज आपको शायद किसी ने बताई नहीं होगी आज तक। अब मैं अगर आपसे पूछूं, कंपैरिजन कितनों में होता है? दो में या दो से ज्यादा में? आप क्या बोलोगे? सर, कंपैरिजन तो दो से ज्यादा में भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? क्या मैं ये बोल सकता हूँ रोहित इज टॉलर देन हिज फ्रेंड्स? रोहित अपने सभी दोस्तों से लंबा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ रोहित इज टॉलर देन हिज फ्रेंड्स? नहीं।
अब सुनने में तो लग रहा है हाँ सर हो सकता है, क्यों, अपने सारे दोस्तों से लंबा है। तो अगर वो सारे दोस्तों से लंबा है तो फिर वो टॉलर नहीं, फिर वो टॉलेस्ट होगा। रोहित इज द टॉलेस्ट अमंग हिज फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन सिर्फ कितनों के में होता है, दो में। अब ये मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ गाइस आपको कि सर एक की तुलना एक से ज़्यादा से क्यों नहीं हो सकती। मैं थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच लेके चलूंगा। देखना गाइस, कंपैरिजन क्या होता है? तुलना। तुलना मतलब कंपैरिजन कैसे होता है? तराजू में। तराजू देखा सबने? तराजू की कितनी साइड होती हैं? दो। सोचो तराजू की तीन साइड होती। जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड, आप किसको किससे कंपेयर कर रहे होते? तो चलो मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूँ, देखना। अब क्या एक का कंपैरिजन दो से ज़्यादा से हो सकता है? मतलब दो से ज़्यादा से हो सकता है, दो से हो सकता है? ये कंपैरिजन सिर्फ दो एंटिटीज़ के बीच में ही होता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, देखना गाइस, मान लो ए की वैल्यू है 10, ठीक है, बी की वैल्यू है 9 और सी की वैल्यू है 8, ठीक है। अब अगर मैं इंडिविजुअली मैं बोलूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, और इंडिविजुअली अगर मैं बोलूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन सी, राइट। बट क्या इसका मतलब ये भी सही है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी? क्या इसका मतलब ये भी वैलिड है? नहीं। अब आपको समझ आ रहा है कि ए की वैल्यू 10 है और बी प्लस सी को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो ए से ज़्यादा बन जाएंगे। तो ये अलग इंडिविजुअली ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है, लेकिन अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं तो ये दोनों एक साइड आके इससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये गलत है। तो यही चीज़ होती है अगर आप एक का कंपैरिजन एक से ज़्यादा से करते हो। तो अगर मैं बोलता हूँ रोहित इज़ टॉलर देन हिज फ्रेंड्स, तो मैंने एक तरफ उसके सारे दोस्त खड़े कर दिए और एक तरफ रोहित को खड़ा कर दिया। अब सारे दोस्तों की जो हाइट्स है वो इकट्ठा मानी जाएगी, क्योंकि कंपैरिजन दो के बीच में होता है। तराजू दो, तराजू में दो साइड्स होते हैं सिर्फ। तो अब आपको समझ आ गया, लॉजिकली मैथमेटिकली क्लियर हो गया होगा कि क्यों कंपैरिजन सिर्फ दो एंटिटीज के होता है। क्योंकि तुलना सही तरह से दो एंटिटीज में ही कर सकते हैं एक टाइम पे। दो से ज़्यादा की अगर बात करोगे तो फिर हम, अगर मुझे यही बोलना होता, मान लो अगर यहाँ पे ऐसे होता कि बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 3, तब मैं बोल सकता था ए इज द बिगेस्ट ऑफ ए इज द बिगेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम। तो ए इन सबसे बड़ा है। तो अगर इन सबसे बड़ा बोलना है तो क्या बोला जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री। तो यही समझाना है इस कंपैरिजन कितनी एंटिटीज के लिए यूज होता है? सिर्फ दो एंटिटीज के लिए। दो से ज्यादा में कभी कंपैरिजन यूज नहीं होगा। जैसे इंसानों में रोहित इज मोर एक्सपीरियंस देन हिज कॉलीग। कॉलीग्स नहीं बोल सकता, अगर कॉलीग्स हो गया तो फिर मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? मोस्ट एक्सपीरियंस्ड। हाँ जी, ऑब्जेक्ट्स में जैसे दिस न्यू प्रोसेसर इज फास्टर देन द प्रीवियस मॉडल, कि ये जो प्रोसेसर है ये पिछले मॉडल से ज़्यादा तेज़ है। प्लेसेस के लिए बेंगलुरु हैज़ कूलर वेदर देन चेन्नई इन द समर, कि गर्मियों में बेंगलुरु में जो भी थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है। ये क्वालिटीज़ में जैसे हर सेकंड ड्राफ्ट वाज फार मोर परसुएसिव देन द फर्स्ट। तो जब आप दो एंटिटीज़ को कंपेयर करते हो सिर्फ तभी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है, सर अच्छा ये तो समझ के चलो ये कंपैरिजन दो में ही होता है, दो से ज़्यादा में होगा तो क्या बोलेंगे? अब समझना, सुपरलेटिव डिग्री इज यूज इन कंपेयरिंग मोर देन टू एंटिटीज, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। दो से ज़्यादा में अगर कंपैरिजन होगा तो हमेशा याद रखना, दो से ज़्यादा में अगर कंपैरिजन होगा तो फिर हमेशा क्या यूज़ करना पड़ेगा? सुपरलेटिव डिग्री। जैसे आउट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स इंटरव्यू टुडे अनन्या इज द मोस्ट क्वालिफाइड। ऑब्जेक्ट्स में जैसे ऑफ द 5 लैपटॉप्स टेस्टेड दिस मॉडल हैज़ द longest battery life. Mount Everest is the highest peak in the world. That was the most insightful presentation of the entire seminar. तो जब आप किसी को सबसे ज़्यादा या दो से ज़्यादा में जब आप कंपैरिजन करने लगते हो तो हमें कौन सी डिग्री यूज़ करनी होती है? थर्ड डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो याद रखना, कंपैरेटिव डिग्री इज ओनली यूज्ड फॉर टू एंटिटीज, जबकि दो से ज़्यादा एंटिटीज की अगर बात हो तो क्या यूज़ किया जाएगा? फिर हम यूज़ करते हैं मोस्ट, मतलब सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की जाती है। ठीक है, तो याद रखना, कंपैरिजन बिटवीन ओनली टू एंटिटीज। ठीक है, हाँ वो दोनों एंटिटीज प्लूरल हो सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ इंडियंस आर स्मार्टर देन पाकिस्तानीज, ये तो फैक्ट है, इसमें कोई वो नहीं है। तो इंडियंस आर मोर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे हमने प्लूरल को कंपेयर किया प्लूरल से, लेकिन दोनों एंटिटीज क्या हैं? मतलब एंटिटीज दो ही हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि इंडिया, अगर मैं चलो ऐसे बोलूँ इंडिया इज बिगर देन, कुछ भी बुला लो यार, कोई भी कंट्री से कंपेयर कर लो, इंडिया इज बिगर देन इजिप्ट, ठीक है। अब इंडिया इजिप्ट से बड़ा है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता इंडिया इज बिगर देन ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, नहीं। फिर अगर इंडिया इज बिगर देन नहीं, फिर क्या होगा?
इंडिया इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, ऐसे करके। तो कंपैरिजन याद रखना सिर्फ दो एंटिटीज में और दो से ज़्यादा में क्या यूज़ होता है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा बच्चों को पता नहीं होती, इसमें कई बार हम कंफ्यूज हो रह जाते हैं। तो पहला एक्सेप्शन, कंपैरिजन इज डन इन ओनली टू एंटिटीज। ठीक है, इन बिटवीन टू एंटिटीज, दो से ज़्यादा के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, सुपरलेटिव डिग्री। चलिए, ये था पहला रूल। सेकंड रूल पे चलते हैं। तो सेकंड रूल क्या है गाइस, कभी भी याद रखना मैं इसको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। कभी भी याद रखना, जो एडजेक्टिव्स अपने पीछे ई आर ई एस टी लगाते थे, जो सिंगल सिलेबल वाले एडजेक्टिव होते थे, वो कभी अपने आगे मोर मोस्ट नहीं लगा सकते। और जो एडजेक्टिव अपने आगे मोर मोस्ट लगाते हैं, वो कभी अपने पीछे ई आर ई एस टी नहीं लगा सकते। कहने का मतलब क्या है, ठीक है, पहली गलती तो क्या कर देते हैं, कभी कभी हम डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव यूज कर देते हैं। कई बार आपने सुना है, लोग बोलते हैं, ये गलतियां हो जाती हैं, सबसे ऑर्गेनिक मिस्टेक है ये। ठीक है, जैसे हम क्या बोल देते हैं कि भाई जैसे मान लो जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ, दैट वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। अब मोस्ट भी बोल रहे हो और फिर हैप्पीएस्ट भी बोल रहे हो, ये कैसे किया आपने, ये नहीं हो सकता। लेकिन क्यों क्यों हो जाता है ये जल्दीबाजी में, क्योंकि देखो हम हिंदी में दो वर्ड बोल रहे होते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशहाल दिन है। अब सबसे और खुशहाल, तो हमें लगता है कि हिंदी में दो वर्ड है तो इंग्लिश में भी दो होने चाहिए। तो जल्दीबाजी में क्या बोल जाते हैं हम, क्या दिस वॉज या दैट वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। अब मोस्ट और हैप्पीएस्ट एक साथ नहीं बोले जा सकते, याद रखना। ठीक है, या ऐसे ही मोर हैप्पियर भी नहीं बोल सकते। सर मोर हैप्पी बोल सकते हैं, हैप्पी को हैप्पियर बनाने के बजाय मोर हैप्पी बना सकते हैं, हैप्पी, मोर हैप्पी, मोस्ट हैप्पी नहीं। यही समझा रहा हूँ कि जो एडजेक्टिव्स अपने पीछे ई आर ई एस टी लगाते हैं, वो अपने आगे कभी मोर मोस्ट नहीं लगाते। और जो एडजेक्टिव अपने आगे मोर मोस्ट लगाते हैं, वो अपने पीछे कभी ई आर ई एस टी नहीं लगाते। ठीक है, एग्जाम्पल देखने गाइस, हम ये नहीं बोल सकते ही इज मोर वाइजर देन हिज पियर्स। हम क्या बोलेंगे, ही इज वाइजर, सॉरी ही इज मोर वाइजर देन हिज पियर, नहीं, ही इज वाइजर देन हिज पियर। तो वाइज का सिर्फ क्या बनेगा, वाइज का वाइजर बन सकता है, वाइजेस्ट बन सकता है। ठीक है, वाइज का कभी मोर वाइज, याद रखना, वाइज को कभी मोर वाइज या मोर वाइजर या फिर मोस्ट वाइजेस्ट, ये हम कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ हैं जो एग्जाम में गलत होती हैं। तो मोर वाइज या मोस्ट वाइजेस्ट, ये गलती कभी भी मत करना। मतलब डबल कंपैरेटिव ई आर भी लगा दिया और मोर भी लगा दिया, या डबल सुपरलेटिव मतलब ई एस टी भी लगा दिया और मोस्ट भी लगा दिया, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे उसने दूसरा एग्जांपल दिया, दिस इज द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी इन द रीजन, निकल जाता है हाँ मोस्ट क्लीनेस्ट। चंडीगढ़ इज द मोस्ट क्लीनेस्ट, या इंदौर इज द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी, द हिमालयाज आर द मोस्ट टॉलेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, हो जाता है जल्दीबाजी में। दिस इज द मोस्ट फास्टेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट भी और फास्टेस्ट भी गलत, ग्रामेटिकली ये गलत होगा गाइस। क्या होगा, दिस इज द क्लीनेस्ट सिटी इन द रीजन। तो याद रखना, कभी भी डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव्स हम एक साथ एक ही सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, वी डोंट यूज देम। चलिए, तो दैट वाज योर, मान लो उसने एग्जांपल बना के देता हूँ, उसने एग्जांपल क्या बनाया, आई फील शी इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर। क्या गलती है यहाँ पे गाइस, क्या आना चाहिए था, मोर स्मार्टर, स्मार्टर आना चाहिए था। हाँ जी, इंडिया इज मोर, चलो, इंडिया हैज मोर ब्राइटर फ्यूचर देन इट्स वेस्टर्न नेबर। एग्जाम्पल के तौर पे बना रहा हूँ, कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ जी गाइस देखना, चलिए, तो आई फील शी इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर। ठीक है, ये आई फील शी इज मोर स्मार्टर, स्मार्टर भी बोल दिया और मोर भी गलत। I feel she is smarter than her sister. In this context, India has more brighter future than its western neighbor.
या इंडिया हैज़ ब्राइटर फ्यूचर देन इट्स वेस्टर्न नेबर। तो याद रखना डबल कंपैरेटिव या इंडिया हैज़ द मोस्ट ब्राइटेस्ट फ्यूचर इन द अपकमिंग डेकेड या अपकमिंग सेंचुरी, ये नहीं बोला जा सकता। तो मोस्ट मोर ब्राइटर भी गलत होगा और ऐसे ही मोस्ट ब्राइटेस्ट भी बोलना गलत होगा। तो वही कॉन्टेक्स्ट समझा रहा था कि जो एडजेक्टिव अपने पीछे ई आर ई एस टी लगाते हैं, याद रखना वो कभी अपने आगे मोर मोस्ट नहीं लगा सकते, और जो अपने आगे मोर मोस्ट लगाते हैं वो कभी अपने पीछे ई आर ई एस टी नहीं लगा सकते। नेक्स्ट रूल गाइज, थर्ड, कभी भी याद रखना गाइज अगर ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैरेलल एक्शंस, ठीक है, पैरेलल चेंज या सॉरी पैरेलल एक्शन बोल लो या पैरेलल चेंज बोल लो, जिसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस चेंज या पैरेलल चेंज। कहने का मतलब क्या है, जब दो चीज़ें मतलब दो एक्शंस एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, पैरेलली चलते हैं, ठीक है, जब एक आगे बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ जाता है, एक कम होता है दूसरा कम हो जाता है, या एक दूसरे से इम्पैक्ट होते रहते हैं, साइमल्टेनियस चेंज होता है, उसको पैरेलल चेंज बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस का एक फिक्स रूल होता है गाइस, ठीक है। देखना, कंपैरेटिव डिग्री इन कोरिलेटिव चेंज, व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज टुगेदर यूज कंपैरेटिव इन बोथ क्लॉजेस। जैसे मैं बोलता हूँ गाइस, जितना आप जैसे मान लो जितना आप पहाड़ों में जाते जाओगे उतनी ही ठंड बढ़ती जाती है, सच है ये बात, राइट। तो अगर मैं सेंटेंस ऐसे बोलता हूँ, द हाई यू गो या द हायर यू गो, द हायर यू गो इन द माउंटेन्स, द हायर यू गो इन द माउंटेन्स द कोल्डर इट गेट्स, कि जितना आप पहाड़ों में जाते जाते हो उतनी ही ठंड क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। सो द हायर यू गो इन द माउंटेन्स द कोल्डर इट गेट्स। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ याद रखनी है गाइस। पहला, अगर जब देखो जितना ऊपर जाते जा रहे हो उतनी ठंड बढ़ती जा रही है, इसको पैरेलल चेंज क्यों बोल रहे हैं, ये मान लो हमने सी लेवल पे शुरू किया, ठीक है, तो जितना ऊपर गए उतनी ठंड बढ़ गई, और ऊपर गए और ठंड बढ़ गई, और ऊपर गए और ठंड बढ़ गई, और ऊपर गए और ठंड बढ़ गई। तो ये पैरेलल चेंज है एक दूसरे का, परपेचुअल चेंज है। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बोला जाता है, याद रखना दोनों जगह पे हमें कौन सी डिग्री यूज करनी पड़ती है, कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि एक दूसरे के साथ परपेचुअल कंपैरिजन होता जा रहा है, ऊपर जाते जाओ ठंड बढ़ती है, ऊपर जाओ ठंड बढ़ेगी, ऊपर जाओ ठंड बढ़ेगी, तो ये परपेचुअल कंपैरिजन है एक दूसरे के साथ। और दूसरी चीज जो याद रखनी है, यहाँ पे हमें दोनों के आगे द लगाना कंपलसरी होता है। ये द वाली चीज याद रखना, ये बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं या इसको स्किप कर देते हैं। ये फिक्स रूल है, द भी लगाना पड़ेगा दोनों के सामने और कंपैरेटिव डिग्री भी लगानी पड़ेगी। जैसे मैं बोलता हूँ कि जितना आप बड़े होते जाओगे उतने आप समझदार होते जाओगे, ठीक है। सो द ओल्डर यू गेट द वाइजर यू विल बी, सो द ओल्डर यू गेट एंड द वाइजर यू विल बिकम। ये जैसे हम कई बार होता है ना कि हम बिंज वॉच करते हैं, कई बार ऐसा देखा कि जितना मैं सीरीज देखता गया उतना ही मेरा मन करता गया कि मैं उसको देखता रहूं। सो द मोर आई वॉच द सीरीज या द टीवी सीरियल, द मोर आई वांटेड टू वॉच इट, कि जितना मैं देखता गया उतना ही और मन करता गया देखता जाऊं। ये जैसे मैंने बोला, द मोर आई रेड द नॉवल, द मोर आई रेड द नॉवल द मोर आई वॉन्टेड टू फिनिश इट, कि जितना मैं नॉवल को पढ़ता गया उतना ही मेरा मन करता गया कि मैं इसको ख़त्म कर दूं, ठीक है, होता है कई बार इतना अच्छा लगता है कि छोड़ ही नहीं पाते हम। सो द मोर आई रेड द नॉवल द मोर आई वॉन्टेड टू फिनिश इट। तो ये ऐसे यूज़ किए जाते हैं द के साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करके। देखना एग्जाम्पल, देखना, द हायर द इन्फ्लेशन राइजेस द लोअर द परचेजिंग पावर फॉल्स। अकाउंटेंसी में पढ़ते हो आप ये चीज़, इकोनॉमिक्स में, कि जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी मतलब महंगाई बढ़ती जाएगी उतनी ही परचेजिंग पावर गिरती जाएगी देश में। द मोर डिलीजेंटली यू प्रिपेयर द बेटर योर आउटकम्स विल बी। जितना आप मन लगा के मेहनत से प्रिपेयर करोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। द सूनर वी एक्ट द लेस डैमेज द इकोनॉमी विल सफ़र, कि जितना जल्दी हम इस पे काम करेंगे उतना ही कम हमारी अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा। सो ये होता है पैरेलल सेंटेंसेस, पैरेलल चेंज। जब दो एक्शंस एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं तो याद रखना दोनों जगह पे हमें द और कंपैरेटिव डिग्री दोनों यूज करनी होती हैं। द मोर द बेटर, द सूनर द लेस डैमेज। वो पेपर में क्या करता है, कंपैरेटिव डिग्री तो दे देगा, वो एक द छोड़ देगा बीच वाला। जैसे वो क्या कर देगा, द सूनर वी एक्ट कॉमा लेस डैमेज द इकोनॉमी विल सफर, वो द छोड़ देगा यहाँ पे और बच्चे को गलती नहीं नजर आती फिर। तो ये दोनों याद रखना, यहाँ पे द के साथ कंपैरेटिव डिग्री
एक साइड, और दूसरी साइड भी आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, द के साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना, द के साथ दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। क्लियर हो गया गाइस? तो दैट इज योर रूल नंबर 3। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 4। देखना गाइस, रूल नंबर 4 क्या कहता है। अब ये एक्सेप्शंस पे आ गए हम। देखना, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं गाइस, मैं आपको लिखवा देता हूँ सारे पहले। ये सुनने में कंपैरेटिव वर्ड्स जैसे लगेंगे, आपको कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स लगेंगे, लेकिन ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव नहीं होते, ये पोजिशनल एडजेक्टिव होते हैं। देखना कौन से, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर। एंटीरियर होता है देश के अंदर या किसी चीज़ की बाउंड्री के अंदर, और अल्टीरियर मतलब देश के बाहर। सुना है, देर आर अल्टीरियर पावर्स बिहाइंड दिस, के देश के विदेशी ताकतों का हाथ, ऐसे बोलते हैं ना। तो एंटीरियर, अल्टीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर। हाँ, तो ये वर्ड याद रखना, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, अल्टीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर। वैसे दो वर्ड और आते हैं इसमें, बट ये अलग से हैं, बट लिख लो चलो, प्रेफर एंड एल्डर। ठीक है, ये वर्ड्स याद रखना आज के बाद गाइस। अगर ये वर्ड सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो पहले चीजें समझना, ये कंपैरेटिव वर्ड्स नहीं होते, ये पोजिशनल वर्ड्स होते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखना, मैं हाइट में तुमसे लंबा हूं, ये कंपैरिजन है, आई एम टॉलर देन यू। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, आई एम ओल्डर देन यू। मैं तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड हूँ, आई एम मोर एक्सपीरियंस देन यू। लेकिन अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि मैं तुमसे सीनियर हूँ, तो अगर मैं तुमसे सीनियर हूँ तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो गए, मुझसे जूनियर हो गए। तो आप जूनियर, मैं सीनियर, फिर आपके मेरे बीच में कंपैरिजन किस बात का रहा? वो तो दो अलग अलग पोजीशन हो गई ना, राइट? अगर मैं बोलता हूँ कि ये प्रोडक्ट सुपीरियर है दूसरे प्रोडक्ट से, तो दूसरा अपने आप इन्फीरियर हो गया। तो उन दोनों में कंपैरिजन किस बात का बचा फिर? अगर मैंने बोला ये है प्रायर पहले, तो दूसरा क्या हो गया, पोस्टीरियर बाद में। ठीक है, ये पहले करना तो मतलब वो बाद में करना, तो उसमें कंपैरिजन किस बात का बचा? तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं guys, जो सुनने में कंपैरेटिव वर्ड्स जैसे लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनके एंड में साउंड वही वाली सी लग रही होती है, अर वाली, अर। जैसे टॉलर, फास्टर, लॉन्गर, शॉर्टर, बिगर, स्मॉलर, सीनियर, जूनियर। तो वो अर वाली साउंड कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज कर देती है। तो पहली चीज याद रखना, ये कंपैरेटिव वर्ड्स नहीं होते, ये पोजिशनल वर्ड्स होते हैं। इनको लिख लेना सब बेशक। तो याद रखना, ये आई ओ आर एंडिंग वर्ड्स बोलते हैं इनको, आई ओ आर। इनमें ई आर नहीं होता कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स की तरह। जैसे टॉल का टॉलर बन रहा था ना, ऐसे सीन का सीनियर नहीं बनता, जून का जूनियर नहीं बनता, ये ऐसे नहीं बनते। ये तो इस यहीं से समझ आ जाएगा, ये उस कैटेगरी के वर्ड्स नहीं है। तो ये पोजिशनल वर्ड्स होते हैं, और इसके लिए याद रखना, इनके साथ पहली चीज तो हम कभी इनके साथ दैन यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं? टू यूज करते हैं। ठीक है, तो ही इज नॉट सीनियर देन मी, ही इज सीनियर टू मी होता है। शी इज जूनियर टू मी। ठीक है, ही इज, मैं बोलता हूँ कि एप्पल इज सुपीरियर टू सैमसंग एंड सैमसंग इज इंफीरियर, मतलब वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, नथिंग रॉन्ग अगेंस्ट एनीथिंग। तो मैंने बोला सैमसंग इज इंफीरियर टू एप्पल, राइट? तो प्रायर टू द शो, पोस्टीरियर टू द शो, इंटीरियर टू दैट रूम, एक्सटीरियर टू दिस रूम, राइट? तो इनके साथ याद रखना, कभी दैन नहीं, क्या यूज किया जाता है, हमेशा टू यूज किया जाता है, क्योंकि ये कंपैरेटिव नहीं है, पोजिशनल वर्ड्स होते हैं। और एक और चीज जो यहाँ पे नहीं मेंशन है वो भी बता देता हूँ, याद रखना, इनसे पहले आप कभी मोर या मोस्ट भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मोर सीनियर क्या होता है गाइस? ही इज मोर सीनियर, शी इज मोस्ट मोस्ट जूनियर, मोस्ट सुपीरियर, मोर इंफीरियर। नहीं, ये पोजिशनल वर्ड्स हैं, इनमें कंपैरिजन नहीं हो रहा। तो इनके आगे आप कभी आई ओ आर एंडिंग वर्ड्स को भी यूज, आई ओ आर एंडिंग वर्ड से पहले इनको आप यूज नहीं कर सकते। याद रखना, मोर मोस्ट भी नहीं आ सकता। तो मोस्ट प्रेफर्ड या मोर प्रेफर्ड, जैसे हम बोल देते हैं टी इज मोर प्रेफर्ड देन कॉफी इन इंडिया, गलत। टी इज प्रेफर्ड टू कॉफी इन इंडिया। ठीक है, मोर प्रेफर्ड नहीं आएगा। समझ आ रही चीज? तो ये वर्ड याद रखना, सीनियर, जूनियर,
इंटीरियर एक्सटीरियर, सुपीरियर इंफीरियर, प्रायर पोस्टीरियर, एंटीरियर अल्टीरियर, और इसमें मैंने दो वर्ड एक्स्ट्रा लिखवा दिए, प्रेफर एंड एल्डर। एग्जाम्पल देखो, दिस मॉडल इज सुपीरियर टू एनी डिवाइस लॉन्च लास्ट ईयर, कि ये मॉडल जो है वो पिछले साल जो लॉन्च हुए मॉडल उस किसी भी मॉडल से बेहतर है। शी इज जूनियर टू द फाइनेंस हेड बाई 2 years, जूनियर दैन नहीं, जूनियर टू। एथिकल कंसिडरेशंस आर प्रायर टू कमर्शियल एडवांटेज, या हम कई बार जो मोर मोस्ट वाली चीज़ हम ये कर देते हैं, शी इज़ मोर सीनियर देन मी, शी इज़ मोर सीनियर देन मी। अब इसमें दो गलतियां होगी हमसे। पहले तो हम याद रखना, हम सीनियर के आगे मोर नहीं लगा सकते। दूसरा, हम इसके बाद दैन नहीं लगा सकते। यहाँ क्या होना चाहिए था, शी इज़ सीनियर टू मी। क्लियर है ये चीज़? तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सुनने में आपको कंपैरेटिव एडजेक्टिव जैसे लगते हैं, बट एक्चुअली में कंपैरेटिव एडजेक्टिव होते नहीं हैं। ठीक है, तो इनमें हम दैन नहीं क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं। चले गाइस नेक्स्ट। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं गाइस जो पहले ही अपनी एक्सट्रीम डिग्री में एग्जिस्ट करते हैं। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, मतलब उससे आगे आप नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब वो अपनी एक्सट्रीम फॉर्म में होते हैं। देखना, एग्जांपल देता हूँ गाइस, देखना। एक होता है इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट, राइट, होशियार। तो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, ये हो सकता है। लेकिन अगर किसी को मैंने जीनियस बोल दिया, जीनियस मतलब क्या होता है, 100 साल में एक इंसान, जो एक इंसान जो जन्म लेता है उसको जीनियस बोलते हैं। तो अगर किसी को मैंने जीनियस बोल दिया, क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ जीनियस, उसकी तुलना किससे करोगे सर? उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, राइट। देखना, जैसे मैं बोल दिया एक होता है गुड, राइट। गुड, गुड को हमने बोल दिया बेटर, और बेटर का क्या हो गया, बेस्ट, राइट। गुड, बेटर, बेस्ट। लेकिन अगर किसी चीज़ को मैंने परफेक्ट बोल दिया, परफेक्ट का मतलब क्या है, मतलब अति संपूर्ण, मतलब उसमें कोई कमी ही नहीं है, परफेक्ट है। तो उसकी तुलना किससे करोगे फिर आप, कि दिस इज मोर परफेक्ट देन दैट, या दिस इज द मोस्ट परफेक्ट? नहीं, अब आपको समझ आएगा कि हाँ क्या गलती है। हाँ जी, और एग्जांपल देखना, जैसे मैंने बोल दिया कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब क्या है, संपूर्ण। तो जो संपूर्ण हो गया है, कंप्लीट हो गया है, उसको और किससे कंपेयर करोगे फिर, मोर कंप्लीट, मोस्ट कंप्लीट। हाँ जी, यूनिक, देखो यूनिक का मतलब क्या होता है, अद्भुत, मतलब उस जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो जब उस जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, तो कंपेयर किससे करोगे फिर आप? तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपनी एब्सोल्यूट क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, मतलब एक्सट्रीम उस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब इन एडजेक्टिव्स में क्या याद रखना है, इनको हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यूनिक, यूनिवर्सल, परफेक्ट, आइडियल, कंप्लीट, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है, अनगिनत। तो जो अनगिनत ही हो गया, उसकी कंपैरिजन किससे करोगे, इम्पेकेबल, ठीक है, इनडिसाइसिव, इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल ही हो गया, उसको फिर कंपेयर किससे करोगे आप, नहीं हो सकता। तो अब ये याद रखना, तो इनके आगे आप कभी मोर मोस्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जो हर जगह है, पूरी ब्रह्मांड में है। जैसे गॉड इज यूनिवर्सल, राइट, भगवान हर जगह है। तो आप उसके कंपैरिजन किससे करोगे, कोई तुलना की बात है इसमें? तो जब हर जगह ही होगा, फिर कंपैरिजन किस बात का है? हाँ जी, तो जैसे मैंने बोल दिया आइडियल, जैसे मैं बोलता हूँ दार्जिलिंग हैज़ ideal conditions for the growth of tea in India, या Assam has the ideal conditions for the growth of tea plantation in India। तो जब आइडियल ही हो गया, आइडियल मतलब उससे बेटर है ही नहीं, तो फिर तुलना किससे करोगे? जो एक्सट्रीम फॉर्म में होते हैं, सुप्रीम, पैरामाउंट, नादिर, जेनिथ, ये जो एक्सट्रीम फॉर्म में होते हैं, इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पेकेबल, एक्सट्रीम, तो जैसे ब्रिलियंट, ठीक है, ब्रिलियंट, जीनियस, ठीक है। तो ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं, मतलब और भी आपको ऐसे मिल जाएंगे, तो आपको सेंस समझ आनी चाहिए। अब एग्जांपल और भी होंगे इसके, लेकिन ये हैं जिन पे बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं हमसे एग्जाम में, यूनिक, परफेक्ट, इंटायर, आइडियल, इम्पॉसिबल। दिस इज द मोस्ट इम्पॉसिबल टास्क आई हैव एवर सीन। इम्पॉसिबल ही होगा तो फिर मोस्ट क्या है फिर उसमें?
या मैं बोलता हूँ कि जैसे मैंने ना, ये गलती मैंने लाइव सुनी हुई है बाय द वे। मैं एक बार गाड़ी से जा रहा था तो रेडियो पे जो अनाउंसर थे उन्होंने अनाउंस किया, जैसे होता है ना गानों में सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, रॉन्ग सॉन्ग्स के बीच में फिर वो अपनी ऐड करने आ जाते हैं कि हमारा फ्लैट खरीद लो, हमारी प्रॉपर्टी खरीद लो। तो उसमें एक प्रॉपर्टी वाले का ऐड आई हुई थी, उन्होंने ऐड में बोला कि दिस लोकेशन इज़ द मोस्ट यूनिक लोकेशन ऑफ द सिटी। मोस्ट यूनिक। अब मेरे दिमाग में तो वही खड़का, यार ये तो गलत है, क्योंकि यूनिक के आगे मोस्ट लगाना इज गलत। वाई? क्योंकि जब यूनिक ही होगी, उस जैसी और कोई है ही नहीं, तो फिर कंपेयर किससे कर रहे हो आप? लेकिन सुनने में तो ठीक लग रहा था रेडियो पे, राइट? तो ऐसे हम डे टू डे लाइफ में गलतियां और एग्जाम में भी कर जाते हैं। तो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स आर नॉट कंपेयर्ड, मतलब दे डू नॉट चेंज देयर डिग्रीज, वो पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में नहीं चेंज होते, मतलब उनके आगे आप मोर मोस्ट यूज नहीं कर सकते। हाँ जी, हम क्या बोलते हैं, इट वॉज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, ना कि द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी। हम ये बोलते हैं हिज रीजनिंग वॉज परफेक्ट, दो हिज डिलीवरी फॉल्टर्ड। द सोल्यूशन इज इम्पॉसिबल, नॉट मोर इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल को मोर इम्पॉसिबल या मोस्ट परफेक्ट या मोर यूनिक या मोस्ट यूनिक ये नहीं बोला जा सकता। तो एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स जो हैं वो अपनी डिग्री चेंज नहीं करेंगे, वो जिस डिग्री में रहते हैं उसी डिग्री में वो फंक्शन करते हैं। क्लियर हो गया गाइस? तो इनको आपको समझ के चलना है कि यूनिक, यूनिवर्सल, परफेक्ट, आइडियल, कंप्लीट, इनफाइनाइट, इंडेफिनेट, इम्पॉसिबल, इम्पेकेबल, इलिजिबल। ठीक है, इम्पेकेबल जिसमें कोई गलती है ही नहीं। ठीक है, तो इम्पेकेबल ही हो गया जो, तो उसके उसमें और किसको किससे कंपेयर करोगे आप उसको? राइट? तो ये होते हैं आपके एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स, जो अपनी एक्सट्रीम बात का अपनी एक्सट्रीम फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए, ये था आपका रूल नंबर 5। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। एग्जाम्पल देखने गए, थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल देखा था, मैं वहीं से एग्जाम्पल बनाता हूँ एक। द वेदर ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन, ऐसे कुछ था ना, बेंगलुरु। सो उसने बोला द वेदर ऑफ चेन्नई इज बेटर देन, इज हॉटर देन बेंगलुरु, कि चेन्नई का जो मौसम है वो बेंगलुरु के मौसम से गर्म है। अब सुनने में ठीक लग रहा है, द वेदर ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन बेंगलुरु, लेकिन अब ये गलत होता है। क्यों? देखना गाइस, अगर मैं ये बोलता ना सिर्फ कि चेन्नई इज हॉटर देन बेंगलुरु, वो बिल्कुल ठीक होता, क्योंकि मैं यहाँ पे चेन्नई को बेंगलुरु से कंपेयर कर रहा होता। तो अगर कंपैरिजन दो एंटिटीज में है तो ये पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे मैं चेन्नई को कंपेयर कर रहा हूँ या चेन्नई के वेदर को कंपेयर कर रहा हूँ? चेन्नई के वेदर को, लेकिन दूसरी तरफ किससे कंपेयर कर रहा हूँ? बेंगलुरु से। तो चेन्नई का मौसम बेंगलुरु से गर्म है या बेंगलुरु के मौसम से गर्म है? मैं मौसम को मौसम से कंपेयर कर सकता हूँ ना, मैं मौसम को एक शहर से तो नहीं कंपेयर कर सकता। तो द वेदर ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन बेंगलुरु, हम ये जल्दीबाजी में बोल जाते हैं, क्योंकि हिंदी में यही बोलते हैं हम कि चेन्नई का मौसम बेंगलुरु से गर्म है। लेकिन बेंगलुरु से गर्म है, बेंगलुरु के मौसम से गर्म है? बोलना एक्चुअली में ये चाहिए हमें हिंदी में भी, कि चेन्नई का मौसम बेंगलुरु के मौसम से गर्म है। लेकिन हम जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, नहीं चेन्नई का मौसम बेंगलुरु से गर्म है। अब ये इंग्लिश में गलत होता है। तो अब इसमें क्या गलती है यहाँ पे, मुझे वेदर को जब कंपेयर करना है तो मैं वेदर को ही कंपेयर करूँगा, मैं वेदर को सिटी से नहीं कर सकता। तो मुझे यहाँ पे क्या बोलना चाहिए था, द वेदर ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन द वेदर ऑफ बेंगलुरु। राइट? मेक सेंस नाउ? हाँ सर, ये ठीक होता। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, यहाँ पे द वेदर ऑफ बेंगलुरु भी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड को रिपीट नहीं किया जाता, नहीं तो प्रोनाउंस का यूज़ क्या रह जाएगा फिर। तो प्रोनाउंस का यूज़ बनाते हुए हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ता है, द वेदर ऑफ चेन्नई इज बेंग हॉटर देन दैट ऑफ बेंगलुरु। ठीक है, ये मैं आपको अभी रूल, अच्छा यार ये वाला रूल मैं, अच्छा मैंने गलत उसमें सिखा दिया आपको, ऊपर कुछ और लिखा हुआ है। मैं आपको, चलो मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ ये चीज़, मैं आपको जहाँ पे रूल है पहले वो रूल करवाता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो, फिर मैं इस रूल पे आता हूँ। मैं रूल, मैं सीक्वेंस गलत कर गया शायद यहाँ पे। हाँ जी, ये था ये रूल। हाँ जी, जो मैं आपको बता रहा था ना, कि द वेदर ऑफ चेन्नई
इज हॉटर दैन बेंगलुरु। मैंने आपको क्या बताया कि हम वेदर को कंपेयर करते हुए हम वेदर को बेंगलुरु से कंपेयर नहीं कर सकते, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, द वेदर ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन द वेदर ऑफ बेंगलुरु। लेकिन द वेदर ऑफ की जगह अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, दैट ऑफ बेंगलुरु। तो दैट ऑफ किसकी बात कर रहा है, वेदर की। जैसे मैंने एग्जांपल बोला, द आर्किटेक्चर ऑफ रोम इज ग्रैंडर देन एथेंस या ग्रैंडर देन दैट ऑफ एथेंस। द लॉज ऑफ एंशियंट इंडिया वर मोर इलाबोरेट देन दोज ऑफ मेडिवल यूरोप। सो सिंगुलर है तो दैट ऑफ और प्लूरल है तो दोज ऑफ यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ, द पीपल ऑफ इंडिया आर मोर हॉस्पिटेबल देन दैट ऑफ या देन दोज ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। कि इंडिया के जो लोग हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज से क्या हैं, ज़्यादा हॉस्पिटेबल हैं, ज़्यादा मेहमान नवाजी करते हैं। सो ये देखो, अगर मैं ये बोलता ना इंडिया इज़ मोर हॉस्पिटेबल देन एनी वेस्टर्न कंट्री, वो ठीक होता। लेकिन यहाँ पे मैं इंडिया को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कंपेयर किसको कर रहा हूँ, इंडिया के लोगों को। तो सर हमें कैसे याद रहेगा कि सर यहाँ पे रूल लगाना है, जब दो नाउन्स के बीच में ऑफ दिखे ना आपको, ऑफ से याद रखना ये चीज़। ये ऑफ अगर आ रहा है तो मतलब वो इसको ऑफ के बाद वाले को नहीं, वो ऑफ के पहले वाले को कंपेयर कर रहा है। सो द पीपल ऑफ इंडिया आर मोर हॉस्पिटेबल देन वेस्टर्न कंट्रीज या मोर हॉस्पिटेबल देन दोज ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, देन दोज ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। क्लियर हुआ ये वाला रूल, देन दैट ऑफ और देन दोज ऑफ वाला। कि अगर किसी नाउन की बजाय किसी नाउन के ऑब्जेक्ट को मतलब ऑफ लगा के अगर उससे पहले यूज हो रहा है, तो जो ऑफ से पहले वर्ड है इसको कंपेयर करने के लिए हमें दैट ऑफ या अगर प्लूरल है तो दोज ऑफ यूज करना पड़ता है रिपीटेशन के लिए। जैसे मैं अगर ये बोलता हूँ, मान लो एग्जांपल देता हूँ, एक टीचर ने दूसरे टीचर को बोला, द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर मोर हार्ड वर्किंग देन योर क्लास। सुनने में ठीक लग रहा है, लेकिन ये गलत है। क्यों, अगर देखो टीचर ये बोलता ना कि माई क्लास इज मोर हार्ड वर्किंग देन योर क्लास, वो ठीक होता। लेकिन उसने कंपेयर किसको किया, स्टूडेंट्स को। तो द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, तो स्टूडेंट्स को कंपेयर भी किससे किया जाना चाहिए, स्टूडेंट से ही। सो द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर मोर हार्ड वर्किंग देन दोज ऑफ योर क्लास। तो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट से कंपेयर किया जाएगा तो क्या यूज होगा, दोज ऑफ। द रोड्स ऑफ चंडीगढ़ आर क्लीनर देन दिल्ली, या द रोड्स ऑफ चंडीगढ़ आर क्लीनर देन दोज ऑफ दिल्ली। ये चंडीगढ़ के रोड्स दिल्ली के रोडों से क्या है, ज़्यादा साफ है। मतलब एग्जांपल के सेंस में दे रहा हूँ। सो द रोड्स ऑफ चंडीगढ़ आर क्लीनर देन दिल्ली, नहीं क्लीनर देन दोज ऑफ दिल्ली होगा यहाँ पर। क्लियर हो गई ये चीज़। तो ये है आपका दैट ऑफ और दोज ऑफ यूज करने का रूल। चलिए अब जो मैं रूल बीच में स्किप कर गया वो कराता हूँ गाइस। हाँ देखना, अब हमने क्या सीखा था, कंपैरिजन सिर्फ कितनों में होता है, दो के बीच में होता है, राइट। तो अगर मैं ये बोलूं, अब बताना ये सेंटेंस ठीक है या नहीं है, रीना इज टॉलर देन एनी गर्ल ऑफ हर क्लास। चलो ऑफ हर टीम बोल लेते हैं कि रीना अपनी टीम में जितनी भी लड़कियां हैं उन सब से लंबी कौन है, रीना है। तो रीना इज टॉलर देन एनी गर्ल ऑफ हर टीम। ठीक है या गलत है गाइस, आप सोच रहे होगे सर ये तो गलत है, क्योंकि आपने हमें क्या क्या सिखाया थोड़ी देर पहले, कंपैरिजन सिर्फ कितनी एंटिटीज में हो सकता है, दो एंटिटीज में हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे तो आपने सारी पूरी टीम में जितनी लड़कियां हैं सबसे कंपेयर कर दिया, तो ये तो गलत है। यहाँ पे टॉलर देन नहीं टॉलेस्ट आना चाहिए था। नहीं गई, आप सुनना, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सुपरलेटिव कंपैरिजन। सुपरलेटिव लेकिन कंपैरिजन मतलब बात में सुपरलेटिव ही बोल रहा हूँ, ठीक है। सुपरलेटिव कंपैरिजन, बात में सुपरलेटिव ही बोल रहा हूँ, लेकिन बोल कैसे रहा हूँ, कंपैरिजन करके। मतलब ये वो तरीका होता है जैसे होता है ना, हम कान को इधर से भी पकड़ सकते हैं और उधर से भी पकड़ सकते हैं, तो ये वो वाला है।
ठीक है। सुपरलेटिव कंपैरिजन का मतलब क्या होता है गाइस, आप बात सुपरलेटिव ही बोल रहे हो, लेकिन बोल कैसे रहे हो, कंपैरिजन करके। देखो अगर रीना अपनी टीम में हर लड़की से लंबी है, तो वो सबसे लंबी लड़की नहीं होगी। तो मैं सीधा ये नहीं बोल देता रीना इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द टीम, बिल्कुल बोल सकते थे। लेकिन अब वही ना, कान को इधर से पकड़ना या कान को उधर से पकड़ना, बात तो वही है। आप बात वही बोल रहे हो लेकिन घुमा के बोल रहे हो, मतलब उल्टे, मतलब किसी और तरीके से बोल रहे हो। तो अगर मैं बोलता हूँ कि रीना इज टॉलर देन एनी गर्ल ऑफ हर टीम, अब बोलो लेकिन सर आपने बोला था दो से ज़्यादा में कंपैरिजन नहीं हो सकता, आपने तो सभी लड़कियों से कंपेयर कर दिया। ध्यान से पढ़ो मैंने क्या लिखा है। रीना इज टॉलर देन एनी गर्ल। मैं क्या बोल रहा हूँ कि रीना को इस टीम की किसी भी लड़की से, किसी भी एक लड़की से कंपेयर करके देख लो, रीना उस लड़की से क्या मिलेगी, लंबी मिलेगी। अब समझ आया कि गर्ल्स से कंपेयर नहीं किया है, कंपैरिजन दो में ही हो रहा है यहाँ पे। लेकिन इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि अगर रीना को किसी भी लड़की से कंपेयर कर लो, अगर रीना हर लड़की से लंबी मिलेगी, तो इसका मतलब रीना टीम की सबसे लंबी लड़की हुई। मतलब वही निकल रहा है सुपरलेटिव वाला, लेकिन मैंने उस बात को वैसे बोला नहीं है। राइट। तो क्या हुआ, अब ये ठीक हुआ या गलत हुआ, रीना इज टॉलर देन एनी गर्ल ऑफ हर टीम। अब समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट के, हाँ सर। लेकिन अब इसमें एक और कमी है, अब एक और गलती है जो अभी आपको नहीं सीखनी है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि रीना इज टॉलर देन एनी गर्ल ऑफ हर टीम, कि रीना अपनी टीम की किसी भी लड़की से क्या है, लंबी है। तो अगर रीना अपनी टीम की किसी भी लड़की से लंबी है, तो रीना भी तो उसी टीम में है। क्या रीना खुद से भी लंबी हो जाएगी क्या? देखो कहने का मतलब गलती क्या है, अगर मैं बोलता हूँ रीना इज टॉलर देन एनी गर्ल, कि उसकी टीम में कोई भी जो लड़की है, रीना उससे लंबी है। अब कोई भी लड़की में तो रीना भी आ जाएगी। तो रीना को बाकी सबसे अलग करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, रीना इज टॉलर देन एनी गर्ल या एनी अदर गर्ल ऑफ द टीम, कि रीना को किसी भी दूसरी लड़की से कंपेयर कर लो अपनी टीम में, वो उससे लंबी मिलेगी। एग्जांपल देखना, दिस बिल्डिंग, मान लो शहर में कोई हाँ, मान लो शहर में कोई बिल्डिंग जो सबसे पुरानी बिल्डिंग है, दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन एनी बिल्डिंग इन द सिटी। ये बिल्डिंग शहर की किसी भी बिल्डिंग से कंपेयर कर लो, उससे क्या मिलेगी, पुरानी मिलेगी। तो अगर किसी भी बिल्डिंग से कंपेयर करूं तो ये बिल्डिंग भी तो है वहीं पे। तो दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन एनी बिल्डिंग ऑफ द सिटी, या दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द सिटी। यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ता है गाइस, एनी अदर लगाना पड़ता है। ठीक है। जैसे उसने एग्जांपल दिया देखना, पहले उसने क्या बोला, व्हेन कंपेयरिंग वन आइटम विद अदर्स ऑफ द सेम ग्रुप यूज एनी अदर टू अवॉइड सेल्फ कंपैरिजन। जैसे माउंट एवरेस्ट इज, देखो नॉर्मली तो हम क्या बोल सकते हैं, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, नॉर्मली हम यही बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। बट क्या मैं उसको ऐसे बोल सकता हूँ, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में जितनी भी पीक हैं उनमें से किसी भी पीक को कंपेयर कर लो, माउंट एवरेस्ट उस पीक से क्या मिलेगा, ऊंचा मिलेगा। अमंग ऑल इकोनॉमिस्ट्स ऑफ हिज जनरेशन, अमर्त्य सेन इज मोर इन्फ्लुएंशियल देन एनी कंटेम्प्रेरी थिंकर या एनी अदर कंटेम्प्रेरी थिंकर। तो जब आप एक को उस ग्रुप में हर एक से कंपेयर कर रहे हो, सभी से नहीं हर एक से, तो आपको क्या लगाना पड़ता है, या तो एनी अदर, और एक और चीज आती है नो अदर भी लगता है गाइस। जैसे एग्जांपल देखना, नो, हाँ जी चलो, नो रिवर इज होलियर टू इंडियंस देन द गंगा, के इंडियंस के लिए गंगा से ज़्यादा पवित्र कोई भी और नदी नहीं है। सो नो रिवर इज होलियर टू इंडियंस देन द गंगा। अब नो रिवर, अब इसमें गलती क्या है गाइस, नो रिवर इज होलियर, नो रिवर तो मतलब कोई कंपैरिजन में है ही नहीं, तुलना किससे कर रहे हो, कंपैरिजन किससे कर रहे हो। सो नो रिवर या नो अदर रिवर इज होलियर टू द इंडियंस देन द गंगा। तो ये ऐसे नो अदर या एनी अदर, नो अदर भी यूज़ किया जाता है जब आप नेगेटिव कंपैरिजन कर रहे हो और कोई दूसरा नहीं है, कि मतलब इससे, जैसे मैं बोलता हूँ नो अदर कंट्री हैज़ बेटर सिक्योरिटी सिस्टम देन इंडिया,
नो कंट्री हैज़ बेटर सिक्योरिटी सिस्टम देन इंडिया, या नो अदर कंट्री हैज़ बेटर सिक्योरिटी सिस्टम देन इंडिया, कि कोई दूसरा देश नहीं है जिसके पास इतना अच्छा डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम हो जितना इंडिया के पास है. सो देर इज नो अदर कंट्री, या नो अदर कंट्री हैज़ बेटर एयर डिफेंस सिस्टम देन इंडिया. तो ये ऐसे बनाए जाते हैं ये सेंटेंसेस, एनी अदर या नो अदर में, जब आपने एक एंटिटी को उस ग्रुप में सभी से नहीं लेकिन इंडिविजुअली हर एक से कंपेयर करना हो, तो पॉजिटिव कंपैरिजन में एनी अदर और नेगेटिव कंपैरिजन में नो अदर यूज होता है. क्लियर है गाइस? और लास्ट रूल, ये बड़ा पिक्यूलियर सा रूल है. नॉर्मली हमने क्या देखा गाइस, एडजेक्टिव्स कहाँ यूज होते हैं, हमेशा नाउन से पहले यूज होते हैं. ठीक है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, एडजेक्टिव्स कहाँ यूज होते हैं, जिस नाउन की क्वालिटी बढ़ाते हैं उससे पहले. हम ये नहीं बोलते रोहित इज अ बॉय स्मार्ट, हम क्या बोलते हैं, रोहित इज अ स्मार्ट बॉय. रीना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, हम ये नहीं बोलते रीना इज अ गर्ल इंटेलिजेंट, हम क्या बोलते हैं, रीना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. हम ये नहीं बोलते इंडिया इज अ कंट्री ग्रेट, हम क्या बोलते हैं, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. तो एडजेक्टिव्स नॉर्मली हमेशा कहाँ यूज होते हैं, जिस नाउन की क्वालिटी बढ़ाते हैं उससे पहले. लेकिन याद रखना गाइस, वर्थ, वर्थ अकेला ऐसा एडजेक्टिव है जो जिस नाउन की क्वालिटी बढ़ाता है हमेशा उससे पहले यूज होता है, सॉरी उसके बाद यूज होता है. जैसे मैं आपसे पूछता हूँ यार, रिसेंटली आप कोई मूवी देखने गए थे, तो आप मूवी देख के आए, मैंने आपसे पूछा यार कैसी लगी मूवी, आप बोलो मुझे सही लगी, बोले देखने लायक है, तो आप क्या बोलोगे, यस इट्स अ वर्थ वॉचिंग मूवी या इट्स अ मूवी वर्थ वॉचिंग. फर्स्ट इंस्टेंट से बताना आपने. शायद आप क्या बोलोगे, हाँ इट्स अ वर्थ वॉचिंग मूवी. लेकिन ये गलत होता है, इट्स अ वर्थ वॉचिंग मूवी नहीं, इट्स अ मूवी वर्थ वॉचिंग. तो ये जो हम नॉर्मल मिस्टेक्स कर देते हैं, इट्स अ वर्थ वॉचिंग मूवी, हम यूजुअली वर्थ को पहले रखते हैं क्योंकि वो आदत है ना एडजेक्टिव को पहले रखने की. बट ये गलत होता है, ये कहाँ यूज होगा, ये मूवी के बाद यूज होगा. तो क्या बोला जाएगा, इट्स अ वर्थ वॉचिंग मूवी नहीं, इट्स अ मूवी वर्थ वॉचिंग, ये बोला जाता है. ठीक है, जैसे उसने एग्जांपल बोला, इट वाज अ वर्थ स्पीच, वर्थ हियरिंग स्पीच, या इट वाज अ स्पीच वर्थ हियरिंग फॉर एवरी पॉलिसी मेकर. द म्यूजियम हाउसेज वर्थ एडमायरिंग पेंटिंग्स, या द म्यूजियम हाउसेज पेंटिंग्स वर्थ एडमायरिंग फॉर देयर हिस्टोरिकल डेप्थ. तो अ वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट नहीं होगा. ठीक है, वी विजिटेड अ मॉन्यूमेंट, या इट्स अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग वंस इन योर लाइफ टाइम. कश्मीर इज अ वर्थ विजिटिंग प्लेस, या कश्मीर इज अ प्लेस वर्थ विजिटिंग एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम. भाई जन्नत है, कश्मीर इज द पैराडाइज ऑफ द कंट्री. सो कश्मीर इज अ वर्थ विजिटिंग प्लेस, या कश्मीर इज अ प्लेस वर्थ विजिटिंग एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम. तो वर्थ अकेला ऐसा एडजेक्टिव है गाइस जो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जो जिस नाउन की क्वालिटी बढ़ाता है वो उसके बाद यूज होता है. तो इट्स अ मूवी वर्थ वॉचिंग बोला जाएगा, ना कि इट्स अ वर्थ वॉचिंग मूवी बोला जाएगा. हाँ जी, मैं बोलता हूँ यार ये नॉवल पढ़ने लायक है, दिस इज अ वर्थ रीडिंग नॉवल, या दिस इज अ नॉवल वर्थ रीडिंग. याद रखना जो नाउन है वो पहले आएगा इसमें, दिस इज अ नॉवल वर्थ रीडिंग, ना कि इट्स अ वर्थ रीडिंग नॉवल. हम ये नहीं बोलते इट्स अ वर्थ रीडिंग नॉवल, हम क्या बोलते हैं, इट्स अ नॉवल, नाउन पहले आएगा एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय द एडजेक्टिव worth. तो worth is the only adjective which is used after the noun, it modifies, it qualifies. क्लियर हो रही है चीज गाइस? तो ये थे, और नेक्स्ट वाला आई थिंक हम मैंने आपको पहले ही करा दिया, दैट ऑफ वाला और दोज ऑफ वाला, कि जब हमें किसी नाउन के ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना होता है तो हम उसकी रेपिटेशन के लिए दैट ऑफ या दोज ऑफ यूज करते हैं. सो द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज बेटर देन Germany today. The economy of India is doing better than Germany today. Better than Germany, the economy of India is doing better than that of Germany today. कि इंडिया की इकोनॉमी जर्मनी से बेटर नहीं, जर्मनी की इकोनॉमी से बेटर कर रही है. अब हमें तो ये चीज़ ज़्यादा कभी सुनी नहीं होगी और इसीलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है. ठीक है, तो चलिए गाइज, ये थे आपके एडजेक्टिव्स के 8 रूल्स. लेकिन ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसमें अभी एक लेक्चर और करेंगे हम डिटर्मिनर्स वाला. वो बिल्कुल अलग से पढ़ाए जाते हैं क्योंकि वो ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो एडजेक्टिव्स की तरह काम नहीं करते.
उनका फंक्शन ही अलग होता है कुछ, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, और उसके फिर आपको रूल्स एंड एक्सेप्शंस भी एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। बट आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, और क्या उनके एक्सेप्शंस होते हैं। गाइज अगर आपको कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप अस एन ईमेल, और अपना फीडबैक भी प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ कि आपको ये लेक्चर्स हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हाउ डू यू फील अबाउट दम? सो डू शेयर योर फीडबैक ऑन द गिवन ईमेल ID hello@edutap.co.in। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे गाइज, आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। बट जाने से पहले फिर से मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता देता हूँ। आप हमारे कोर्सेज़ में एनरोल कीजिए, आपको हर चीज़ मिलेगी हमारे कोर्सेज़ में। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको हर सब्जेक्ट के लिए, आपके सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, उसके बाद PYQs, डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन। और आप कैसे एनरोल कर सकते हो हमारे कोर्सेज में? बस 20 सेकेंड्स लूँगा। आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है, और अपने ब्राउज़र पे जाके बस क्या टाइप करना है, edutap.in, EDUTAP, edutap.in। और जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आइए, देखेंगे आपको सारे के सारे कोर्सेज। इसमें बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए, और ये रहे आपके कोर्सेज जो अवेलेबल हैं। ये 2 दिन का डेमो कोर्स है, ये हमारा कॉम्बो कोर्स है, जिसमें आप RBI और बैंकिंग दोनों की तैयारी कर सकते हो। ज़्यादा जानने के लिए आप ब्रोशर पे क्लिक करके पढ़ लीजिए। और ये है बैंकिंग एग्ज़ाम महापैक कोर्स, जिसमें आप सारे बैंकिंग एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हो। तो इन पे अभी अब स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, 75% डिस्काउंट चल रहा है कॉम्बो कोर्स पे, और 70% डिस्काउंट चल रहा है आपका बैंकिंग एग्जाम कोर्स पे। तो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। तो गाइस अगर आपको कोई डाउट रह जाए फिर भी रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you so much once again, guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So all the best for your upcoming exams, and keep up the good work.